हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू राव प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था लैंसिंग जंगली से बहुत प्रभावित हो चुका है। उसे कहने लगता है आपके पास में कवच नॉलेज है, आप मेरे साथ मेरी सिटी चलिए, वहाँ पर आपको एक कवच जॉब मिल जाएगी, आपको अच्छी प्रमोशन मिलेगा और इसके अलावा आपकी लाइफ भी काफी शानदार हो जाएगी। ये सुनकर जंगली सोचने लगता है ये बंदा मुझे कुछ ज्यादा सीरियस सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सच में अपनी सिटी के अंदर मुझे कोई अच्छी जॉब दिला सकता है। लेकिन फिर भी मैं जगह छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। इसकी आंखों में देखकर एक बात तो साफ चलती है, इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान की भूख है और अगर इस भूख को मैं मिटाने लगा तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। लेकिन इसकी भूख नहीं मिटेगी, इसको मुझे इतना सब कुछ सिखाना पड़ेगा जो कि मुझे खुद को नहीं आता है। मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे दिन इसके साल की जॉब दे सकूं। और ये सोचकर जंगली से आगे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ में उस सिटी के साथ चल सकूं। लैंसिंग बोलता है क्या कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा काबिल है, अब तक मैं पूरी दुनिया के अंदर कई सारे लोगों से मिला हूं, लेकिन आप तुम सभी में से सबसे ज्यादा शानदार है। जंगली कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस बड़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पे मेरा डिसीजन पूरी तरह से फाइनल है, मैं किसी भी एम्पायर को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। ये कितने जंगली उठ के पास जाने लगता है। लैंसिंग दोबारा से उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी जंगली कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास में एक काफी शानदार स्वॉर्ड है, कैसा हो सकता है तुम जब यहाँ से जाओ इस स्वॉर्ड को यहीं पे छोड़ जाओ। और ये कहने के साथ में ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगता है। इस टाइम पर बाहर की साइड से लिंगर की आ जाती है जो कि चलाते हुए कहने लगती है चीफ क्या आप यहाँ पर आकर मेरी मदद कर सकते हैं, ये चिल्ली उग चुकी है, बस हमें कुछ टाइम इनकी ग्राइंडिंग करनी होगी, उसके बाद में हम इसका कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जंगली बोलता है हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ। ये कहते जंगली लिंगर की मदद के लिए यहाँ से बाहर चल जाता है और इस टाइम पर लैंसिंग अपनी छोटी तो देखने लगता है। वो सोचने लगता है तो यानी कि आपको ये स्वॉर्ड चाहिए, तो वह ठीक है मैं आपके लिए तक कर सकता हूँ। वैसे इस स्वॉर्ड मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मुझे काफी कुछ दिया है केवल इसी वजह से मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम सीधे 3 दिन बाद सीन देखते हैं। वो दिन आ चुका है जब क्विंडी माउंटेन के पास से काफी सारे गिफ्ट गुजरने वाला है जिसको लू फेंग लीड कर रहा है। लू फेंग के साथ में इस जगह पर सेना की छोटी टुकड़ी भी होती है। एक घोड़ा भागते हुए सामने तो से आ रहा होता है, इस पे एक सोल्जर बैठा हुआ है जो कि लू फेंग के पास भाग उससे कहने लगता है हमने इस पूरे एरिया को चेक कर लिया है, क्विंडी माउंटेन का तो कहीं पर भी किसी तरह का कोई ट्रैप नहीं है और इसके अलावा सभी माउंटेन बैंडिट और उनके लीडर हमारे स्वागत में खड़े हैं। लू फेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो इंतजार नहीं करना चाहिए, चलो इन्हें मौका देते हैं। जगह लू फेंग अपने कुछ साथियों के साथ में फ्लैग टाइगर विलेज पहुंचता है जहाँ लीडर बाकी साइड में खड़ा हुआ है। फ्लैग टाइगर विलेज के अंदर सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई करने वाले केवल कुछ 100 के समथिंग ही है। जब लू फेंग अपने सारे सिपाहियों के साथ में इस जगह पहुंचता है तो बाहर साइड में काफी सारे और बैंडिट्स खड़े होते हैं जो कि अपने लीडर को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि लू फेंग आने वाला है। और इसी के साथ में लू फेंग इस विलेज के एकदम बाहर साइड में पहुंच जाता है। सामने की तरफ फ्लैग टाइगर विलेज का ही लीडर खड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हर एक लीडर इस टाइम पर ये सोच रहा है कि जितना भी हो ये लू फेंग किसी भी तरीके से एकदम शांति से यहाँ की गुजर जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इससे फाइट नहीं की जा सकती। ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर इसका बहुत नाम है। यहाँ पे वैसे तो सैकड़ों माउंटेन बैंडिट्स है, लेकिन फिर भी लू फेंग के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते। लू फेंग के सामने हर एक को भीगी भी बनना पड़ेगा। लू फेंग हंसते हुए इस लीडर को सामने देखकर अपने घोड़े के साथ में इस जगह पहुंचता है और बोलने लगता है तुम्हारा नाम गूफी है ना, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि तुम्हारे पास में ये स्वॉर्ड है और तुम मेरे सामने ऐसे सीना ताने खड़े हुए हो। तुम्हारे पास में 10 तक गिनती का समय है, उसके बाद में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, या तो इस स्वॉर्ड को फेंको और मेरे सामने घुटने टेक दो, तो इस तरीके से तुम्हारी जान बच सकती है। ये सुनने के साथ में गुफी को भी बुरा लगता है, लेकिन तुरंत ही घुटने टेक देता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन ये बंदर लू फेंग इंसल्ट में कोई कमी नहीं छोड़ता, वो उसके पास में आकर उसे कंधे के ऊपर अपने स्वॉर्ड रखने लगता है, जैसे उसे ये एहसास दिला रहे हो कि तुम एक जानवर की तरह हो और हमारे सामने तुम एक धूल के कण हो जिसे हम कभी भी कुचल सकते हैं। गूफी के भाई उसके एडवाइजर को भी ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ जानते हैं अभी इस टाइम पर अगर इन्होंने कोई भी रिएक्शन दिया तो इनका पूरा विलेज पूरी तरह नष्ट हो सकता है, इसलिए शांति से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। लू फेंग हंसते आगे बोलता है तो भी ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा। और फिर इसके बाद में यहाँ से पहुंच जाते हैं ब्लॉसम बॉटम विलेज के अंदर। और ये विलेज जहाँ पे जितने भी विलेज है उनसे सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि इस विलेज के अंदर केवल लड़कियां रहती है, इस वजह से 4 बैंडेड लड़कियां यहाँ पार्क में खड़ी होती है। और लू फेंग यहाँ पहुंचने के साथ में सबके साथ इसे अपने सर झुका देते हैं, ये वुल्फ लेडी भी। और जैसे लू फेंग वुल्फ लेडी तो दिखता है वो तुरंत ही काफी खुश जाता है, वो काफी मदहोश हो जाता है, उससे कहने लगता है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मेरे सामने सर मत झुकाओ, तुम्हारी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि इन बैंडिट्स के पास में इतना सारा खजाना है, इन्होंने लूट लूट के इतना सब कुछ इकट्ठा कर रखा है। ये सुनने के बाद वुल्फ लेडी अपने सर को उठाती नहीं है। तभी लू फेंग आगे बोलता है जैसे कि मैं तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, ये तो बहुत बड़ा है। ये कहते लू फेंग इस व्हाइट वुल्फ लेडी के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है, वो उसके चेस्ट के ऊपर अपने स्वॉर्ड के पिछले हिस्से से मारने लगता है। और अब इससे व्हाइट वुल्फ लेडी को कब से तो गुस्सा आ रहा है, वो किसी समय इस पर अटैक कर सकती है, लेकिन साथ में उसको ये भी एहसास होता है कि उसका ये एक अटैक उसके पूरे विलेज को खत्म कर देगा, इसलिए किसी तरीके से अपने गुस्से को शांत कर लेती है। उसके पीछे जो बाकी साथी खड़े हुए हैं वो भी किसी तरह उसको शांत करता है। और इससे लू फेंग थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो कोई मौका ढूंढ ही रहा है कि ये लोग किस तरीके से उसके ऊपर अटैक कर दे और उससे एक मौका मिल जाए इस विलेज को पूरी तरह नष्ट करने का। लेकिन ये वुल्फ लेडी उसे मौका देती नहीं है, वो दोबारा से अपने सर झुका लेती है और फिर बोलने लगती है लू फेंग कृपया आप आगे बढ़े, क्विंडी माउंटेन के अंदर ऐसा कोई बैंडिट नहीं होगा जो कि आप अटैक करने की कोशिश करेगा, आप बिना किसी भी दिक्कत के यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो अभी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनकर लू फेंग हंसना शुरू कर देता है, वो हंसते आगे बोलता है
अच्छा तो तुम मेरी मदद करोगी? तुम हो क्या? केवल एक सुंदर सी बैंडेड, इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं हो। तुमने जो बात कही है, अगर तुम्हारे अलावा कोई और कहता तो मैं इसे तुरंत ही खत्म कर देता, लेकिन क्योंकि तुम सुंदर हो इस वजह से तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये शील्ड तुम्हें हमेशा बचाएगी नहीं। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, जिस किसी के पास में ये शील्ड नहीं होती है और मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो उसका क्या हल होता है? ये कहते हो अपने बदले सोल्जर को इशारा करता है। सोल्जर एक भाले को उस जगह पे लेके आता है और इस भाले के ऊपर एक गर्दन लटकी हुई है। ये जाओ विलेज के लीडर का गर्दन है, जिसके विलेज के सभी लोगों को मार दिया गया था। और इसी के साथ ये बात कंफर्म हो जाती है कि लू फेंग ने जाओ विलेज पर अटैक करवाया था और वहां के सभी लोगों को इसलिए मरवाया है। सभी लोगों को मारने के बाद भी कुछ नहीं है। ये लीडर के सर को ऐसे ले घूम रहा है जैसे ये कोई ट्रॉफी हो। सभी माउंटेन बैंडिट्स को इसे दिखा रहा है, उनको बता रहा है कि उनकी औकात क्या है। वो सब के सब केवल एक कुत्ते के बराबर है जो लोग किसी भी से मारा जा सकता है। और अगर ये सबको खत्म भी कर देगा तो कोई भी इसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि सारे बैंडिट्स है जिनकी वैल्यू सबसे कम होती है। इनकी वैल्यू तो जानवरों से भी कम है। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना इस जगह को शमशान बनने में जितना लंबा टाइम नहीं लगेगा, चारों तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे और ये लोग सबको मारकर एकदम खुशी की जात में यहाँ से निकल जाएंगे। और अब इसके बाद ब्लॉसम विलेज के बाद में टोड विलेज का नंबर आता है। ये लोग सीधे टोड विलेज की तरफ आगे बढ़ जाता है। साइज सेना यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के साथ में इनका लीडर सभी लोगों से बोलने लगता है, तो ये है टोड विलेज, लेकिन यहाँ बाहर के साइड में कोई भी खड़ा क्यों नहीं है? हमारे स्वागत के लिए कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं आया? और इन्होंने गेट ही बंद कर रखा है। ये तो बहुत ज्यादा गलत हरकत है, हमारा अपमान हो रहा है ये। अगर 5 सेकंड के अंदर ये गेट नहीं खुलता है तो तुरंत ही इस गेट को प्रोटेक्ट करके अंदर जो कोई भी दिखाई दे उस सभी को खत्म कर देना। लू फेंग के इतना कह देने के बावजूद भी अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा होता है, इसलिए लू फेंग 5 सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो तुरंत ही अपने सर से कहता है, अभी इस गेट को प्रोटेक्ट करो और इसे तोड़ दो। वैसे इस टाइम पर ये वुल्फ लेडी और गूफी भी इसके ऊपर आए होते हैं। ये दोनों इस टाइम पर कब तक घबराए हुए हैं क्योंकि जेंगली बाहर नहीं आ रहा। गूफी सोचने लगता है जेंगली बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ये केवल एक चीज के कारण उसके इतना घमंड आ चुका है कि वो यहाँ पर अपनी तबाही को देखने भी नहीं आ रहा। अगर वो इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तो ये लोग विलेज को प्रोटेक्ट करके सब कुछ खत्म कर देंगे, और न केवल टोड विलेज बल्कि इसके अलावा बाकी सारे विलेज को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी एकदम से गेट खुलता है, अंदर से एक घोड़ा बाहर निकलता है, उसके ऊपर जेंगली बैठा हुआ है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और साथ में इसके पास उसका वेपन भी है। ये देखकर गूफी सोचने लगता है, आखिरकार ये बाहर तो आया, अब कम से कम कुछ तो ठीक हो सकता है। इसके अंदर सबके सब जंगली की तबीयत को देखने लगता है। जंगली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी लगातार नाक बह रही है। और इसके बाद में जो इस बंदे को दिखता है उसे ट्यूनडश हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम लू हैंग है। और इसके बाद में रिवील होता है ये लू फेंग नहीं है बल्कि लू हैंग है। ये बंदा लू हैंग इस जगह पर यहाँ पर केवल मजे लेने के लिए आया है, सही माउंटेन बैंडिट्स के मजे लेने के लिए। जंगली को देखकर लू हैंग बोलने लगता है, तुम्हारे पास एक वेपन है, जल्दी से इस वेपन को साइड फेंक दो और मेरे सामने घुटने टेको तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। जंगली बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे अपना वेपन फेंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक रॉबरी है, तुम्हें लूटा जाने वाला है। और इसी के साथ में एक सेकंड के लिए गूफी को जो रात मिली थी वो रात तुरंत ही उसे छिन जाती है। वो काफी घबरा जाता है, सोचने लगता है ये लो गए भैंस पानी में, अब सारे माउंटेन बैंडिट्स खत्म होंगे, ये अकेला बैंडिट सबको खत्म कराएगा। तभी लू फेंग सस्ती को भी लू हैंग आगे बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पर हमें लूटने के लिए आए हो, अभी भी तुम्हारी इस गलती को मैं माफ कर सकता हूँ। तुम अभी एक बच्चे की तरह जल्दी से इस घोड़े के ऊपर से नीचे उतरो और मेरे सामने अपने कुट्टी टेक दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। जंगली कहता है, मुझे बेकारी बकवास नहीं करनी है, लूटने के लिए तैयार हो जाओ, एरोस फायर। जंगली के इस इशारे के साथ में क्वीनमैन जो कि इस टाइम पर इसे क्रॉसबो के पास में, वो तुरंत ही इस क्रॉसबो को फायर कर देता है। तेजी से एक एरो बाहर निकलती है। इस टाइम पर लिंगर भी एक ड्रम को बजाना शुरू कर देती है। ये एक वॉर ड्रम है, यानी किसका मतलब टोड विलेज ने सामने की तरफ लड़ाई शुरू कर दी है। एरो फायर होता है, एरो तेजी से एक बिजली की रफ्तार से इंसाइड सेना की तरफ बढ़ रहा होता है। इस एक एरो के अंदर बहुत ज्यादा पावर है जो कि कई सारे सिपाहियों को चीरते हुए यहाँ से आगे तो निकल जाता है। जितने लुएन कहता है, जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ, हमें किसी भी तरीके से इन एरो से खुद को बचाना पड़ेगा। तभी एकदम से एक और एरो आता है, लेकिन ये एरो बहुत मजबूत है, वो साइंस से शील्ड को तोड़ देता है। शील्ड भी इस एरो के सामने नहीं टिक पा रही। शील्ड के पीछे छुपे हुए सोल्जर्स भी इसके साथ में घायल हो जाते हैं। और अभी तो ये फाइट की शुरुआत है और भी काफी सारे एरोस यहाँ पर गिर रहे होते हैं। पहले तो एक ही एरो गिर रहे थे, लेकिन अब एरोस की बारिश हो रही है। शायद इस क्रॉसबो को बहुत ही अलग तरह से यूज किया जा सकता है। एक साथ बहुत सारे एरोस यहाँ पर शूट हो रहे होते हैं और ये सारे भी नॉर्मल एरोस नहीं है। एक एक एरो के अंदर इतनी पावर है, वो 2 सोल्जर्स को आराम से ढेर कर सकता है। इनमें से एक एरो लुहेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। लुहेंग भी अपनी पावर दिखाता है, वो अपने वेपन से अपने ऊपर आ रहे एरो को साइड में फेंक देता है और वो सोचने लगता है इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो जेनिक्स का मतलब ये हमें लूटना चाहते थे। इन माउंटेन बैंडिट ने पूरी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं किया है, इनको इसकी सजा मिलेगी। सभी सिपाहियों एक साथ इनको प्रोटेक्ट करो, इनके विलेज को पूरी तरह से खत्म कर दो। इस सुनने के साथ में एक बहुत बड़ी सेना तुरंत ही चैंगली और बाकी सबके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन चैंगली बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है, उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। वो कहता है, क्वीन मैन मुझे किसी भी तरीके से इनके लीडर का सर चाहिए, लू हैंग को मारकर उसका सर मेरे सामने लेके आओ। क्वीनमैन बोलता है, अच्छा ठीक है, आपके इस ऑर्डर को मैं भी पूरा करता हूँ, सर अभी हाजिर होगा। तो क्वीनमैन अपने हाथ अपना वेपन लेकर घोड़े बैठकर तेजी से अकेला ही इस पूरी सेना पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ पता चलता है क्वीनमैन के पास जो स्पीयर है, ये स्पीयर भी अपने आप में नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है। क्वीनमैन अपने एक स्पीयर के साथ में बहुत बड़ी सेना को चीरते हुए आगे तो बढ़ता जा रहा है।
ये सारी सेना कुछ मैंने कुछ बिगाड़ ही नहीं पाड़ी। इनफैक्ट ये सारे सिपाहियों में से एक भी सिपाही उसके पास तक नहीं पहुंच पाता। उसके पास पहुंचने से पहले ही क्वीनमैन तुरंत ही उन्हें खत्म कर देता है। उसके स्पीयर के अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही है जो एनर्जी दिखा रही है कि स्पीयर कितना पावरफुल है। और वैसे यहाँ पर इन सिपाहियों के लिए केवल क्वीनमैन ही खतरा नहीं है, बल्कि इस जगह पर काफी सारे ट्रैप से बिछे हुए हैं। जब ये घोड़े आगे बढ़ रहे होते हैं, इनका पांव किसी से टकराता है और इस समय पर काफी सारे एरोस इनके ऊपर शूट हो जाता है। और इसी के साथ में ये काफी सारे सिपाही यहाँ पे घायल हो जाते हैं। कुछ सिपाहियों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि एरो पड़ने के साथ में उनकी बॉडी के अंदर कई सारे छेद जाते हैं। घोड़े समेत सिपाही मारे जा रहे हैं। और अब इसके बाद में जंगली खुद से इस फाइट के अंदर उतरता है। वो अपने स्वॉर्ड को, मतलब ये जो कुछ भी अपन उसके हाथ में है, उसे ऊपर की तरफ करते हुए कहने लगता है, मेरे पास भी एक मैजिकल स्पेल की पावर है, मैजिकल स्पेल एक्टिवेट। गुफी बोलता है, क्या सच में इसके पास मैजिकल स्पेल है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कहा गया था। इस समय वहां पर एक बुलेट फायर होती है जो कि आसमान के दाने के साथ में जोर से फट जाती है। इसके अंदर से एक रेड रंग का फॉग बाहर निकल रहा है और ये फॉग जाकर भी गिरता है। वहां पर जितने भी सिपाही होते हैं वो पूरे पागल हो जाते हैं। ये असल में चिली फॉग है। व्हाइट वुल्फ ने पहली बार देखा होता है। वो कहने लगती है, ये क्या चीज है? लेकिन शायद से गुफे ने से पहले भी देखा है। वो चौंकता नहीं है, उसे बताने लगता है ये चिली फॉग है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी मदद से सिपाहियों के ऊपर काफी लंबा इफेक्ट डाला जा सकता है। वैसे अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। काफी सारे सिपाही तेजी से चैंगली तो बढ़ रहे होते हैं। चैंगली लिन के साथ में इन सिपाहियों के ऊपर सामने से अटैक करता है। अब इस चैंगली की फाइट में कूदने की बारी आ चुकी है। वैसे जब तक यहाँ पर क्वीनमैन है तो चैंगली को खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि चैंगली इस फाइट के अंदर पूरी तरह से कूद पाता, क्वीनमैन इनके लीडर के एकदम पास से पहुंच जाता है। उसके ऊपर एक जोर से अटैक करके उसको उसे घोड़े से उतार देता है। और यही इस लड़ाई के अंदर पूरी एक टर्निंग पॉइंट है। वैसे तो लड़ाई पूरी तरह जीती हुई थी, लेकिन सारे सोल्जर जब अपने लीडर को इसलिए गिरा हुआ देखते हैं, उनको लगता है वो मर चुका है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हमारा लीडर मारा जा चुका है, लू हैंग मारे गए। दूसरा सोल्जर बोलता है, तब तो हमें ऐसे निकल लेना चाहिए, यहाँ पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, लीडर मारे जा चुके हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। वैसे असल में लू हैंग अभी तो मरा नहीं होता है। सारे सिपाही यहाँ से भाग चुका है। चैंगली तेजी से इसके पास में आता है और उसके ऊपर अपने बड़े से वेपन से अटैक करने लगता है। वो अपने बड़े से वेपन से इसको मारने वाला है तो भी लू हैंग अपने वेपन से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पीछे तक खिसक जाता है। लेकिन लू हैंग ने किसी तरीके से चैंगली के अटैक के सामने खुद सर्व कर लिया है। वो इस अटैक से बच चुका है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरे सिपाहियों आओ, इसके ऊपर अटैक करो, इन सभी को खत्म कर दो, ये केवल कुछ ही लोग हैं। इसके तुरंत वो दिखता है उसने कमांड सुनने वाले यहाँ पर कोई भी नहीं है। सारे सिपाही तो यहाँ से भाग चुके हैं। और ये देखकर अब लू हैंग को पसीने छूटने लगता है कि ये इस तरह का इंसान नहीं है कि लड़ाई के अंदर ऐसे कूद पड़े। वो अब यहाँ पर इस जगह पर लाशों के ढेर को देख रहा होता है। कितने सारे सिपाही यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इन सभी को देखकर वो पूरी तरह घबराया हुआ है। लेकिन उसके पास में अब तक से भागने की जगह नहीं है। क्वीनमैन और बाकी सब ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। अपने आप को इस तरह फंसा हुआ देख पाकर वो सोचने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं अपने साथ में इतनी बड़ी सेना को लेकर आया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हीं 3-4 लोगों ने हम सभी को खत्म कर दिया। इतने सारे सिपाही मारे गए और मेरे काफी सारे सिपाही को यहाँ से डर के भागना पड़ा। इन लोगों के अंदर तो कुछ अलग सी पावर है। मैंने शायद से इन माउंटेन बैंडिट्स को कुछ ज्यादा कमजोर समझ लिया था और शायद से इसी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर केवल 2 चीजें हो सकती है, या तो ये लोग मुझे मार देंगे या फिर मुझे इन्हें खत्म करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट है, या फिर मुझे कहना चाहिए डू एंड डाई, और मुझे इस जगह पर लड़ते हुए मरना होगा। ये कहते लू हैंग तेजी से आगे तो भागने लगता है, किसी के ऊपर अटैक करना चाहता है, तभी लिन बीच में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर लिन ने लू हैंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक दिया, जिसका मतलब लू हैंग बहुत ज्यादा कमजोर है। ये फाइट पूरी एक तरफ है। लू हैंग किसी भी तरीके से इन तीनों में से किसी को फाइट में नहीं आ सकता। इसके बाद चैंगली अपने घोड़े पर से उतरता है और वैसे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से टोड विलेज के अंदर आ जाओगे, हमारे ऊपर अटैक करोगे और हमें खत्म करके चले जाओगे? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। हम टोड विलेज के लोग हैं, हम हर किसी को खत्म कर देते हैं। ये तुमने हमारे बारे में वो फाइल नहीं सुनी थी कि कितनी बड़ी सेना को हम 5 लोगों ने खत्म कर दिया था? तुम्हारी सेना के अंदर तो फिर भी काफी कम सिपाही थे। चैंगली का इस तरीके से खुद की तारीफ करना और लू हैंग की इस तरह इंसल्ट करना लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? चैंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। लेकिन तो चैंगली इसके मुंह पर एक के लात मार देता है। इसे बता देता है कि इसकी क्या औकात है और इसकी यहाँ पर बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है, ये तो चिल्ला नहीं सकता। और इसके बाद में जब लू हैंग दोबारा सुटने की कोशिश करता है, उससे पहले चैंगली इसके पास में आकर उसकी गर्दन के ऊपर अपने बड़े से अपने रख देता है और फिर उससे कहने लगता है, उतनी कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ तुम्हारी औकात मेरे लिए किसी भी कुत्ते से कई ज्यादा कम है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे हाथों से मर सको। तुम्हें मारने से अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से एक मैसेज भिजवाना चाहूंगा। जाओ जाकर उस बंदे बाई जुआन जो कि ब्लैक रॉक सिटी का नया किंग बना बैठा है, उसको जाके एक खबर भिजवा दो कि हम किसी से डरते नहीं है और टोड विलेज के ऊपर अटैक करने के बारे में अगर वो कभी भी सोच रहा है, दोबारा से अटैक करने का भी सोच सकता है और हम उसकी किसी भी चीज के लिए पूरी तैयार है। हम किस सिर में झुकेंगे नहीं, कोई भी हमें डरा नहीं सकता। अगर किसी को टोड विलेज के ऊपर कभी भी अटैक करने का भी सोच रहा है तो उसे मेरे सामना करना पड़ेगा। वो मेरे सामने आएगा, वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। लू हैंग बोलता है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम बुरी तरह डरते हो। तुम्हें पता है जब ब्लैक रॉक सिटी अब बदला लेने पर आएगी तो तुम्हारा पूरा विलेज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। चैंगली कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर उनको मैसेज भेज देना कि अपनी पूरी ताकत से अगर हम पर अटैक करना चाहें तो अटैक कर सकते हैं। हम किसी से भी डरते नहीं है, हम पूरी तरह तैयार है। और यहाँ पर इस जगह पर इसी टोड विलेज के अंदर उनके अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं।
टोड विलेज आज भी इसी जगह पर है और कल भी इसी जगह पर होगा। हम यहीं पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। चेंगली के इस शानदार डायलॉग के साथ में ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। इस बंदे को यहाँ जाने की परमिशन मिल जाती है और चेंगली खुश होता हुआ दोबारा से अपने विलेज को एंटर करता है। इस टाइम पर उसके चेहरे के ऊपर एक विचित्र वाली स्माइल होती है। क्वीन मैन और लेन भी उसके साथ में ही है। यहाँ पर अब की बार केवल इन 3 बंदों ने इस पूरी फाइट को जीत लिया और अब की बार तो कुछ स्ट्रेटेजी भी नहीं लगानी पड़ी। चेंगली के लिए ये 50 आसान जीत है। उसके चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल उसे खुशी को बता रही होती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।